आर्यन हाथ में बैग थामे पूरी जान लगाकर दौड़ रहा था। चेहरे पर पसीने की बूंदें, सांसें तेज, दिल की धड़कनें बेकाबू। उसे डर लग रहा था। आर्यन ने एक आखिरी कोशिश की और पूरी ताकत से दौड़ा। ट्रेन की सीटी बज चुकी थी। इंजन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। आर्यन पूरी ताकत से दौड़ते हुए डिब्बे का हैंडल पकड़ लिया। पल भर के लिए उसे लगा मानो जिंदगी थम गई हो, पर अगले ही पल वह ट्रेन के अंदर था। कुछ देर तक वह वहीं खड़ा रहा, अपनी सांसें समेटता हुआ। फिर धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ा और अपनी सीट की ओर देखा, पर सीट पर पहले से ही कोई बैठा था। उसके मन में झुंझलाहट जरूर हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह पास की ही खिड़की के पास जाकर बैठ गया ताकि रास्ते के नज़ारे देख सके और मन को थोड़ा संभाल सके। ट्रेन अब अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। खिड़की के बाहर खेत, झोपड़ियां और दूर दूर तक फैले गांव धीरे धीरे पीछे छूट रहे थे। आर्यन का मन अब थोड़ा शांत था। वह खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे सोचों में कहीं खो गया हो। इसी बीच ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। स्टेशन पर चहल पहल थी, पर उस भीड़ में एक चेहरा अलग सा था। एक बुजुर्ग व्यक्ति, उम्र शायद 60 के पार, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में थकान और फिर भी उनमें एक अजीब सी उम्मीद की झलक थी। वह अपने कंधे पर पुराना थैला लटकाए, हाथ में बिस्किट और चिप्स के पैकेट लिए आवाज लगा रहा था, पर उसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। लोग उसके पास से गुजरते गए, लेकिन किसी ने भी मुड़कर उस बुजुर्ग व्यक्ति की ओर नहीं देखा था। कभी कोई उसे धक्का इधर से मारता, कभी कोई उधर से मारता, कभी कोई उसकी राह रोक लेता, पर वह चुपचाप खड़ा रहा, जैसे दुनिया की भीड़ में खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन की नज़र कुछ देर तक उस बूढ़े व्यक्ति पर टिकी रही। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी उम्र में इतनी तकलीफों के साथ भी कोई इंसान इतना शांत कैसे रह सकता है। आर्यन को लगा जैसे उस आदमी की आंखों में कोई कहानी जरूर छुपी है, कोई दर्द जिसे दुनिया ने अनदेखा कर दिया है। आर्यन से रहा नहीं गया। वह उठकर उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया और उस पल से शुरू हुई एक ऐसी बातचीत जिसने आर्यन की सोच, उसका नज़रिया, यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी तक बदल दी। क्योंकि उस बूढ़े ने जो बात कही, वह सुनकर आर्यन के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। से मुंबई पहुंचने में आर्यन को अभी कई घंटे लगने थे, इसीलिए वह अपने शूज़ निकालकर अपनी सीट पर लेट गया। घर में उसके माता पिता और उसकी 2 बहनें। आर्यन की अपनी एक कपड़े की दुकान है। उसने 3-4 दिन की छुट्टी ली है। लेटे लेटे आर्यन की आंख लग गई। आंख खुली तो ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी हुई थी। आर्यन को पता ही नहीं चला और 2 घंटे का सफ़र पूरा भी हो चुका था। आर्यन उठकर बैठा और खिड़की से बाहर झांकने लगा। कुछ यात्री उतर रहे थे, कुछ चढ़ रहे थे। स्टेशन पर एक हंगामा सा मचा हुआ था। बाहर कुली सामान इधर से उधर ले जा रहे थे। कुछ बेचने वाले भी इधर से उधर अपनी ठेले लिए फिर रहे थे। कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा भीड़ स्टेशन पर थी। तभी इस भीड़ को चीरते हुए आर्यन की नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह बूढ़ा आदमी एक स्टेशन के एक किनारे पर खड़ा हुआ था। उसके हाथ में कुछ पैकेट थे। न जाने क्यों आर्यन की नज़र उस बूढ़े पर जा टिकी थी। वह बूढ़ा आदमी हाथ में कुछ चिप्स और बिस्किट लिए हुए था और उसके कंधे पर एक बैग लटका हुआ था। वह इधर से उधर सभी को वह पैकेट देने का इशारा कर रहा था। शायद वह उनको बेच रहा था, लेकिन कोई भी उससे खरीद नहीं रहा था। वह बेचारा बूढ़ा मायूस खड़ा था। भीड़ आती और उसे कई बार तो लोगों ने धक्का भी दिया। इधर से उधर धक्का मारते हुए निकल गए, लेकिन किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि एक बूढ़े आदमी को उन्होंने धक्का मारा है। यह सब आर्यन से सहन नहीं हो रहा था। उसका मन चाहा कि वह उस बूढ़े आदमी की मदद करे, लेकिन ट्रेन भी चलने का समय हो चुका था और वैसे भी इस दुनिया में ऐसे नज़ारे कदम कदम पर देखने को मिल जाते हैं। हमारी इस दुनिया में इंसान तो हैं, पर इंसानियत ना के बराबर है। तभी आर्यन ने देखा कि एक 14-15 साल का लड़का तेज़ी से उस बूढ़े के हाथ से कुछ पैकेट छीनकर भाग गया। वह बूढ़ा भाग तो नहीं सकता था, पर वह चिल्लाते हुए उसके पीछे तेज़ी से बढ़ रहा था। अब ये सब आर्यन की सहनशक्ति से बाहर था। वह जल्दी से गाड़ी से उतरा। अपना बैग भी उसने जल्दी से अपने कंधे पर लटकाया और ट्रेन से नीचे उतर गया और वह उस लड़के के पीछे दौड़ने लगा जो उस बूढ़े आदमी का सामान लेकर भाग रहा था। जल्दी ही आर्यन ने उसे पकड़ लिया। आर्यन का दिल कर रहा था कि उसके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह लड़का बोला, 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है, इसीलिए यहाँ मौका लगा तो इस बूढ़े से कुछ छीन कर भाग रहा था कि कुछ पेट में जाएगा।
तो आर्यन ने अपनी जेब से उसे 500 रुपये निकाल कर दिए कि जाओ अपने लिए कुछ खाने का सामान ले लो। वह लड़का तो वहाँ से चला गया। उसके बाद आर्यन ने वह सामान बूढ़े को दिया। बूढ़ा उसे आशीर्वाद देने लगा। आर्यन उस बूढ़े की मदद करना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी यात्रा अधूरी छोड़ दी। आर्यन उस बूढ़े आदमी से पूछने लगा कि बाबा, ऐसी क्या वजह है जो इस उम्र में आपको ये सब करना पड़ रहा है? ये सुनते ही बूढ़े की आंखों में पानी आ गया। बूढ़ा उल्टा उससे पूछने लगा, बेटा कहाँ जा रहे हो? आर्यन ने कहा, मैं मुंबई जा रहा था, पर अब नहीं जाना है। आर्यन उस बूढ़े से उसकी परेशानी का कारण पूछ रहा था, लेकिन बूढ़ा आदमी कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। फिर आर्यन के बार बार जिद करने पर बूढ़े ने अपनी ज़बान खोली। फिर उसने कहा कि बेटा, जब नसीब में धक्के खाने लिखे हों तो फिर बेटा हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर्यन खुलकर सारी बात जानना चाहता था। आर्यन ने कहा, बाबा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप बुजुर्ग हैं, इस तरह का काम आपके लिए सही नहीं। बूढ़े ने आंखों में आंसू भरते हुए आर्यन की तरफ देखा और कहा, बेटा ये तो मेरा रोज़ का काम है। मैं स्टेशन पर आता हूँ, कोई मुझे इधर से धक्का मारता है, कोई उधर से, और निकल जाते हैं। कभी किसी ने पलटकर मेरी तरफ देखने की भी कोशिश नहीं की कि मेरा सामान मुश्किल से ही बिक पाता है। सुबह से शाम मुझे यहाँ खड़े खड़े हो जाती है, पर कोई भी मेरी मदद के लिए आज तक आगे नहीं बढ़ा। आज पहली बार तुम मेरे पास आए हो। तुम एक अच्छे मुसाफिर हो, एक अच्छे इंसान हो जिसे मेरा ख्याल आया। तुम जुग जुग जियो और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, मेरा एक ही बेटा है। जब मैं जवान था, मैं मेहनत मजदूरी करता था। सुबह से शाम तक मजदूरी करके मुझे अच्छी कमाई हो जाती थी, जिससे मेरे घर का खर्च भी आराम से चल जाता था। और मैंने अपने बेटे रोहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाया था। मेरा सपना था कि रोहन एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता रहा। मेरी उम्र भी बढ़ रही थी और सेहत घटती जा रही थी। फिर मैंने एक छोटी सी चाय की दुकान की, लेकिन वह चल ना सकी। मैं फिर इसी मजदूरी के काम पर आ गया। मुझे लगता था कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा और नौकरी करने लगेगा, तब मैं आराम से घर पर बैठकर सुकून की ज़िंदगी गुजार लूँगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। उसे दिल का दौरा पड़ा था। मैं उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, क्योंकि मैं सारा दिन मजदूरी करता और वह स्कूल से आने के बाद घर पर अकेला रहता था। मुझे डर था कि कहीं वह किसी गलत संगत में ना पड़ जाए। मेरा बेटा जवान हुआ और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई। मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम एक अच्छी नौकरी ढूंढ लो, जल्दी से काम पर लग जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। लेकिन मेरे बेटे के सपने बहुत ऊंचे थे। उसने कहा, बाबा, मैं शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मुझे अच्छी नौकरी भारत में मिलना तो बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर विदेश में जाकर नौकरी करूँ। मैं फिर आपको भी अपने पास ही बुला लूँगा। आप मुझे बस पैसे की व्यवस्था करके दो, ताकि मैं विदेश जा सकूं। इस पर मैंने अपने बेटे से कहा था कि बेटा, मेरे पास इतने पैसे कहाँ, मैं तो एक मजदूर हूँ। मैं तुम्हें इतना पैसा कहाँ से दूँ कि तुम विदेश जा सको? और वैसे भी इतने लोग पढ़ लिख कर भारत में ही नौकरियां करते हैं, क्या वे अच्छा पैसा नहीं कमाते? तुम भी यहाँ पर रहकर अच्छी कमाई कर सकते हो और सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हो। लेकिन उससे मेरी बात समझ में नहीं आई, पर मैंने भी जिद करके अपने ही गांव की एक लड़की से उसकी शादी करा दी। वह लड़की गरीब थी और उसके पिता भी बिना नौकरी के मेरे बेटे रोहन से उसकी शादी के लिए मान गए थे, क्योंकि वह भी जानते थे कि रोहन अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा है, उसे अच्छी नौकरी भी जल्दी ही मिल जाएगी। शादी के कुछ दिन तक तो बहू ने मेरी सेवा की। मेरे पास जो मेरी पत्नी के गहने थे, उनमें से कुछ गहने मैंने अपनी बहू को दिए थे, लेकिन कुछ गहने मैंने अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए रोक लिए थे कि क्या पता आने वाला समय कैसा हो और ये गहने मेरे आड़े वक्त में मेरा सहारा बने। कुछ दिनों तक बहू ने मेरी सेवा करती रही, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वह मुझे एक समय का खाना देती हुई भी नखरे दिखाया करती थी। मुझे ये मंजूर नहीं था, इसीलिए मैंने घर पर खाना छोड़कर बाहर होटल पर खाना शुरू कर दिया। मैं सारा दिन मजदूरी करता और शाम को जब घर में घुसता तो वह जल्दी ही मेरे पास आकर मुझसे पैसे मांगती थी कि जो कमाई हुई है पैसे मुझे दो, आखिर घर का इतना खर्चा है, मुझे घर भी तो चलाना होता है। आपने तो बिना नौकरी के बेटे को मेरे पल्ले बांध दिया है। वह हमेशा मुझे ताने मारती। मेरा बेटा भी नौकरी ढूंढने में लगा था, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली थी, या यूं कह लो कि वह ये सब बहाने कर रहा था।
आखिर तो उसका सपना विदेश में ही जाकर नौकरी करने का था। फिर एक दिन मेरा बेटा मेरे पास आया और कहने लगा कि बाबा, मुझे कहीं से भी पैसे की व्यवस्था कर दो। मेरा दोस्त अमेरिका जा चुका है, उसने मेरे लिए भी नौकरी ढूंढी है। अगर मैं अमेरिका जाकर नौकरी करूंगा तो वहां पर खूब पैसा है। मैं जल्दी ही आप दोनों को भी वहीं पर बुला लूंगा। मैंने सोचा था मेरा बेटा शादी के बाद अपनी ज़िद छोड़ देगा और अपनी पत्नी के साथ खुश रहेगा, लेकिन वह अजीब पति पत्नी थे। उन्हें आपस में अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। उन दोनों के सर पर तो बस पैसे का भूत सवार था। मैंने अपने बेटे को लाख समझाया, लेकिन वह नहीं माना। वह मुझसे गुस्सा होकर चला गया और 2 दिन तक घर नहीं लौटा, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा। मैंने उसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन वह गांव में ही अपने दोस्त के यहाँ छुपा हुआ था। न जाने उसे मुझे इस तरह परेशान करने में क्या मज़ा आता था। लेकिन कुछ भी था, मैं एक पिता था। मैं भी रोज़-रोज़ की चिक-चिक से परेशान हो चुका था। इसीलिए मैंने जो बाकी गहने मेरे पास थे, वह बेचकर अपने बेटे को दिए और जल्दी ही वह मुझसे ये वादा करके चला गया कि वह जल्दी ही मुझे तनख्वाह भेजेगा या फिर कुछ ही दिनों के बाद मुझे अपने पास अमेरिका बुला लेगा। वह तो चला गया, लेकिन उसकी पत्नी, वह मेरे गले की फांस बन चुकी थी। उसका हाथ हमेशा मेरे आगे फैला रहता था। मैं शाम को घर जाने से भी अब घबराने लगा था, क्योंकि मैं अब धीरे-धीरे बूढ़ा हो रहा था। मुझे पहले की तरह से मज़दूरी नहीं होती थी। मैं थक जाता था और अब मैं बीमार भी रहने लगा था। मुझे बहुत ज़्यादा खाँसी थी। एक दिन मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख कर दी, जो बहुत महँगी थी, जिन्हें ले पाना मेरे लिए अब मुश्किल हो गया था, क्योंकि जो भी पैसे मैं मज़दूरी करके लाता था, वह सब मुझसे मेरी बहू छीन लेती थी और इस तरह से मेरी तबीयत बिगड़ती गई। आखिरकार मुझे ठेकेदार ने मज़दूरी से निकाल दिया कि तुम्हारी सेहत इस काबिल नहीं कि तुम यहाँ मज़दूरी करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम तो मेरे ही सर पड़ जाओगे। हालांकि मैंने ठेकेदार के आगे हाथ जोड़े कि मुझे काम से ना निकाले, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मेरी सेहत को देखते हुए कोई मुझे काम देने को तैयार नहीं था, पर मेरी बहू को मुझ पर तरस नहीं आता था। अब मेरे खाली बैठने पर मुझे ताने देती थी। मैंने घर में रहना ही छोड़ दिया। मेरी बहू को तो मैं वैसे ही सहन नहीं होता था। उसने अपने माता-पिता को भी अपने पास बुलाकर रख लिया था। वह घर जो हम दोनों पति-पत्नी ने बड़ी खुशियों के साथ और रात-दिन मेहनत मज़दूरी करके बनाया था, वह घर मुझसे छिन गया था। मैं शाम को ही घर में पहुंचता था, तभी मेरी बहू मुझे ताने मार-मार कर खा जाती थी। कहती थी, इस घर में जब भी कदम रखना, जब कुछ पैसे हाथ में हों, वरना यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। मैंने अपने घर जाना छोड़ दिया था। मेरे बेटे को गए हुए 6 महीने गुज़र चुके थे। मैंने हर रोज़ उसके फ़ोन के आने का इंतज़ार किया, लेकिन ना उसका फ़ोन आया, ना ही उसका कोई और समाचार मुझे मिला। उसके कई दोस्त थे जिनसे मैं उसके बारे में पूछता था, लेकिन वह सभी इनकार कर देते थे। मेरा बेटा तो मुझे धोखा देकर जा चुका था। अब मैं उसके आने की उम्मीद भी छोड़ चुका था। मैं उम्र के अब एक नाजुक दौर में था। उम्र बढ़ चुकी थी, बेटा मुझे धोखा देकर जा चुका था, घर भी मुझसे छिन चुका था। मैं अपने हालात को खूब अच्छी तरह समझ रहा था, इसीलिए मैंने एक फ़ैसला किया कि मैं कुछ सामान इधर से उधर फेरी करके बेचूंगा। मेरा एक दोस्त था, उसकी छोटी सी मोहल्ले में एक दुकान थी। मुझे भीख मांगना मंजूर नहीं थे, इसीलिए मैंने उसको सारी बात बताई और कहा कि वह मुझे कुछ सामान दे, ताकि मैं इधर से उधर फेरी करके उसका सामान बेच सकूं। दोस्त ने कहा, मेरी राय में तू रेलवे स्टेशन जाकर ये सामान बेचेगा तो वहाँ पर महंगे दामों में ये सामान बिकेगा। लेकिन मेरा नसीब जैसे मुझसे रूठ चुका था। यहाँ भी खड़े-खड़े मेरी टाँगें टूट जाती हैं, पर इक्का-दुक्का ही मुझसे ये सामान खरीदते हैं। बूढ़े आदमी की ये सारी बात सुनकर आर्यन तो जैसे सकते में आ गया था। वह अपना मुंबई जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर चुका था। आर्यन ने फैसला कर लिया था कि बूढ़े बाबा को इंसाफ दिलाकर रहेगा। आर्यन ने पूछा कि बाबा, आपका घर कहाँ पर है? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा क्या करोगे जानकर, जब मुझे अब वह घर मिलना ही नहीं है। आर्यन ने कहा, नहीं बाबा, आप मुझे बताओ, मैं आपको इंसाफ दिलवाऊंगा। बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं बेटा, मेरी बहू और उसके माता पिता बहुत चालाक लोग हैं। वह तुम्हें और मुझे दोनों को ही पुलिस के हवाले कर देंगे। झूठ बोलने में एक नंबर के माहिर हैं। आर्यन ने बूढ़े आदमी से बहुत पूछा, लेकिन वह डर के मारे अपने घर का पता बता ही नहीं रहे थे। तभी पास में खड़ा एक दुकान वाला उस बूढ़े आदमी का जानकार था। उसने कहा कि मैं आपको बताता हूँ, और उस आदमी ने आर्यन को बूढ़े आदमी के घर का पता बताया।
आर्यन ने उस आदमी को अपने साथ लिया और फिर बूढ़े आदमी के घर के पास पहुंच गए। घर का दरवाज़ा खुला था। आर्यन ने झांक कर देखा तो सी बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उस आदमी ने बताया कि यह उसकी बहू की माँ है। बूढ़ा आदमी यानी सच बोल रहा था। बेचारे के घर पर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। आर्यन ने उस आदमी को कहा कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा। आखिर एक ना एक दिन हम पर भी तो बुढ़ापा आना है। अगर हम अपने बड़ों को इस तरह से इस हाल में छोड़ देंगे तो कल हमें इसका हिसाब भी देना होगा। समय हमेशा खुद को दोहराता है। आदमी भी आर्यन की बात सुनकर उसकी मदद को तैयार हो गया। फिर वह दोनों पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने सारी बात इंस्पेक्टर को बताई। इंस्पेक्टर कहने लगा कि इस बात का क्या सबूत है कि वह आदमी सच कह रहा है। आर्यन ने कहा कि इस बात का सबूत मोहल्ले वाले देंगे। हमें बस मोहल्ले वालों से इतनी गवाही लेनी है कि यह घर पहले बूढ़े आदमी का था। इंस्पेक्टर ने बूढ़े आदमी को थाने बुलवाया। आर्यन बूढ़े आदमी को रिक्शा में बिठाकर थाने लेकर गया और वहां पर सारी व्यथा बूढ़े आदमी ने इंस्पेक्टर को सुनाई। इंस्पेक्टर भी अच्छा था। वह भी बूढ़े आदमी को इंसाफ दिलाने में लग गया। वह बूढ़े आदमी को साथ लेकर मोहल्ले में गया और मोहल्ले वालों के बयान भी रिकॉर्ड किए गए। मोहल्ले वालों ने खुलकर गवाही दी थी कि यह घर बूढ़े आदमी का है। इसकी बहू ने इस घर पर कब्जा किया हुआ है। अगले दिन इंस्पेक्टर लेडीज पुलिस को साथ लेकर पहले बहू के हाथ में हथकड़ियां पहनाई और साथ में उसके माता पिता को भी गैर कानूनी तरीके से बूढ़े आदमी के घर पर कब्जा करने के लिए। जब बहू जेल की सलाखों के पीछे 2-3 दिन भूखी रही तो इसकी अकल ठिकाने आ गई। अब इंस्पेक्टर को उस बूढ़े आदमी के बेटे का पता लगाना था जो अपने पिता को धोखा देकर अमेरिका जाकर बैठ चुका है। जब बहू पर सख्ती हुई तो उसने उगल दिया कि उसका बेटा हर महीने वहां से तनख्वाह भेजता है, जो कि एक अच्छी खासी रकम होती है और जिसकी तनख्वाह पर वह औरत और उसके माता पिता ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जो उस कमाई का असल हकदार है, रोहन का पिता, वह बूढ़े आदमी, वह बेचारे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। बूढ़े आदमी के जो दोस्त थे वह सभी बूढ़े आदमी का साथ दे रहे थे और उनको इंसाफ दिलाने में लग गए थे। मामला कोर्ट तक पहुंचा था और कोर्ट की तरफ से बेटे को नोटिस भेजा गया था कि वह जल्दी से जल्दी यहाँ भारत लौट कर आए, नहीं तो उसको अमेरिका की पुलिस गिरफ्तार करेगी। बेटे को जब ये नोटिस मिला तो वह घबरा गया और जल्दी ही भारत लौट आया। लेकिन उसे अपनी पत्नी की इस करतूत के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि उसके पिता को घर से बाहर निकालकर अपने माता पिता को रख लिया है। बेटे ने कहा कि मैं हर महीने अपने पिता और पत्नी दोनों के लिए ही मोटी तनख्वाह भेजता था और मैंने फ़ोन करके अपनी पत्नी से जब भी पूछा तो यही कह देती थी कि पिताजी मजदूरी करने गए हैं, और रात के समय जब भी पूछता तो वह यही कहती थी कि वह सो रहे हैं और इसीलिए मेरी अपने पिता से बात हो ही नहीं पाई थी। हाँ, ये ज़रूर था कि मैं थोड़ा खुदगर्ज़ हो गया था और मैं अपने पिता को नाराज़ करके यहाँ अकेला छोड़कर विदेश चला गया था और मैंने अपना वादा भी नहीं निभा पाया कि मैं अपने पिता को अपने साथ अमेरिका में रख लूँगा, क्योंकि वहाँ के कानून बहुत ज़्यादा सख्त हैं। अभी भी मैं वहाँ पर पूरी तरह सेटल नहीं हो सका था। मुझे भी भारत वापस आना था, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा समय और लगाकर अच्छा पैसा कमा लूँ, फिर वापस भारत लौटकर वहीं पर अपना काम करके रहूँगा। मैंने विदेश में रहकर देख लिया है, जो बात अपने भारत में है वह कहीं और है ही नहीं। लेकिन मुझे सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि मेरे पिता के साथ मेरी पत्नी ने ऐसा बर्ताव किया है। इंस्पेक्टर साहब, आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया। यह औरत इसी काबिल है कि इसको जेल में डाला जाए। बेटे ने अपने पिता से माफ़ी मांगी तो उसकी आंखें भर आई थी। उसने अपने बेटे को तो माफ़ कर दिया था, लेकिन वह बहू की तरफ से बहुत दुखी थे। आर्यन ने देखा तो बूढ़े आदमी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बाबा, आपका घर आपका इंतज़ार कर रहा है। अब तो आपका बेटा भी आ चुका है और अब आपको कहीं जाकर कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं होगी और हमने आपके बेटे से भी लिखवा लिया है। आपका खर्चा हर महीने आपके अकाउंट में आ जाया करेगा। आर्यन को इस गांव में आए हुए 2 दिन गुजर गए थे। बूढ़े आदमी को इंसाफ दिलाकर आर्यन को एक बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। जब आर्यन अपने घर लौटा फिर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई तो उसकी माँ ने गर्व से अपने बेटे का माथा चूम लिया। कहने लगी, अगर तुम जैसे बेटे इस दुनिया में हो तो कोई भी माता पिता धक्के ना खाएं। तो कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोग इस कहानी से कुछ सीख ले सकें। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। हमें कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि कहानियाँ आप
में आपको क्या कमियां नज़र आती हैं या क्या खूबियां हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए